बाहरी संचार नेटवर्क की समस्या से गुस्से में आकर उसने अपनी नाराजगी अपने बॉयफ्रेंड लाओमो पर निकाल दी। नंबर 2, अनुभवी मागर ने एक नया रास्ता अपनाया। चूंकि कंपनी के उच्च अधिकारी सब कुछ छिपा रहे थे, उसने निचले स्तर के महत्वपूर्ण कर्मचारियों से शुरुआत की। प्रयोगशाला के प्रमुख अस्क को फिर कठोर और अंतहीन डांट का सामना करना पड़ा। यह दृश्य संयोगवश डेटा स्रोत से देखा गया। कठोर व्यक्ति के जाने के बाद अस्क ने नाराजगी में स्वेच्छा से सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। वर्षों के शोध के बाद उसने पाया कि प्रारंभिक सूक्ष्मजीव समुद्र तल के नीचे प्राचीन जीवाश्म नेटवर्क का हिस्सा है। वे एक दूसरे को जानकारी भेज सकते हैं और मिलकर काम कर सकते हैं जैसे कि वे एक हों। पहले अस्क ने उत्तरी सागर से लाए नमूनों का विश्लेषण किया था जो आर्कटिक सर्कल के पूर्वजों का हिस्सा थे, लेकिन ओल्डमो अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि तेल कंपनी यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही है। नंबर 11, अस्क ने कहा कि कंपनी आर्कटिक सर्कल में बड़े पैमाने पर विकास करना चाहती है। वे चिंतित थे कि इन जीवों के कारण निवेश किया धन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उन्हें एक बार में नष्ट करने का सोचा। नंबर 13, पहले उत्तरी सागर में इस्तेमाल किया गया जहर प्रभावी था, लेकिन यह केवल एक छोटे हिस्से के सूक्ष्म जीवों को मार सकता था। इन वर्षों में तेल कंपनी ने समुद्र तल में खोज की और अंततः प्रारंभिक सूक्ष्म जीवों के महत्वपूर्ण नोड को खोज निकाला। नंबर 15, यह जानवर के दिल की तरह है, अगर इसमें जहर डाला जाए तो यह तेजी से पूरे नेटवर्क में फैल जाएगा। नंबर 16, रोज को अचानक समझ में आया कि यह अन्वेषण प्लेटफॉर्म खनिज नहीं बल्कि प्रारंभिक सूक्ष्म जीवों के दिल को खोजने के लिए था। महिला ने महसूस किया कि उसे फिर से मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। नंबर 18, ओल्डमो तुरंत समझ गया, क्या पहले दुर्घटनाग्रस्त टीम भी यही खोज रही थी? कोई आश्चर्य नहीं कि प्रारंभिक सूक्ष्म जीवों ने हमला किया। वे अपने घर की रक्षा कर रहे थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी हर हरकत को कठोर व्यक्ति और संवाददाता ब्रेम ने निगरानी के माध्यम से देखा। हालांकि कंपनी का उद्देश्य उजागर हो गया था, लेकिन दोनों अभी भी स्थिर थे। नंबर 22, वे चर्चा कर रहे थे कि कार्ल के हाथों से हार्ड ड्राइव कैसे वापस ली जाए, लेकिन वह दुर्घटनाग्रस्त अन्वेषण वाहन पहले ही पूर्वजों के दिल की स्थिति का पता लगा चुका था और सभी डेटा हार्ड ड्राइव में संग्रहित थे। कोई आश्चर्य नहीं कि पहले कोर्क इतना सक्रिय था। उसने पूरी ताकत से उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन किसी कारण से गोताखोर कार्ल वापस आने के बाद निचले स्तर के मरम्मत कक्ष में छिप गया और चुपके से लॉग और हार्ड ड्राइव की सामग्री की जांच की। नंबर 26, वह कोर्क से और भी नाराज था। दूसरी पार्टी को पता था कि वहां बहुत खतरा है, फिर भी उन्होंने बार बार गोताखोरों को वहां भेजा, जिससे उनकी जान खतरे में पड़ गई। नंबर 28, अन्यथा उसका भाई भी नहीं मरा होता। नंबर 29, और इस बीच तकनीशियन हैरी ने जानकारी डिकोड करते समय एक महत्वपूर्ण खोज की। मूल कंपनी द्वारा यहां अन्वेषण आधार स्थापित करना पहला कदम था। उनका उद्देश्य आर्कटिक सर्कल के खनन अधिकार प्राप्त कर वैश्विक ऊर्जा कंपनियों को आमंत्रित करना था। रोज को इस योजना में कोई समस्या नहीं दिखी। मुख्य बात यह थी कि वे इसे लागू करते समय अमानवीय तरीका अपनाएंगे या नहीं। जैसे कि अब वे जानते हैं कि कंपनी प्रारंभिक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना चाहती है, लेकिन उनके पास ठोस सबूत नहीं है। वे दुनिया को यह विश्वास दिलाने में असमर्थ हैं कि प्रारंभिक सूक्ष्म जीवों की स्थिति और खतरे क्या हैं। अब वे यहाँ फंसे हुए कैदियों की तरह हैं, बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकते, यहाँ तक कि पुलिस की मदद भी नहीं ले सकते। रोज का मानना था कि सबसे जरूरी काम कोर्क को प्रारंभिक दिल खोजने से रोकना है, दूसरे पक्ष को नाराज होने से बचाने के लिए, ताकि फिर से सुनामी न आए। और इस समय जब ओल्डमो अन्वेषण वाहन की छवियों की जांच कर रहा था, उसने अनजाने में एक कठिन समझ में आने वाली ध्वनि सुनी। इसे दोबारा सुनते ही उसके सिर में अचानक अजीब सा दर्द हुआ। खड़ा होते ही कुछ कदम चलने के बाद ओल्डमो बेहोश होकर गिर पड़ा। सभी ने उसे जल्दी से चिकित्सा कक्ष में पहुंचाया। ऊपर से नीचे तक जांच की, पर कोई असामान्यता नहीं मिली। एकमात्र स्पष्टीकरण यह था कि वह तरंग दैर्ध्य प्रारंभिक सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न हुआ था। नंबर 45, क्योंकि ओल्डमो पहले संक्रमित हो चुका था, उनके साथ अभी एक अजीब संबंध था। डेटा स्रोत ने निष्कर्ष निकाला कि पूर्वज मानवता को संदेश देना चाहते थे। नंबर 47, रोज को यह जानकर खुशी हुई। नंबर 48, उसने प्रारंभिक जीवों के साथ संचार चैनल स्थापित करने की वकालत की थी, लेकिन पहले यह समझना जरूरी था कि वे क्या कहना चाहते थे। जहां से गुजरे वहां की बर्फ भी टूटने लगी। सौभाग्य से डेटा स्रोत से बेस की रोशनी धुंधली दिखाई दी, लेकिन जैसे ही मैग मुड़ने की तैयारी कर रहा था, सामने की बर्फ अचानक ऊपर उठ गई। उसने तेजी से ब्रेक मारा, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना से बच गया, लेकिन गाड़ी को आदिम जीवों ने घेर लिया। जब सब लोग असहाय थे, अश्क कंप्यूटर लेकर गाड़ी से कूद गया। वैसे भी मरना तो तय था। उसने अपने मन की बात आजमाने का सोचा। अश्क ने तेजी से कंप्यूटर खोला और आदिम रिकॉर्डिंग चलाने लगा। जैसे ही हेडफोन बर्फ में फेंका गया, समुद्र के नीचे मध्यम आवाज फैल गई। यह आवाज मूल रूप से पूर्वजों से आई थी। वे निश्चित रूप से इसका अर्थ समझ गए। सबकी हैरान निगाहों के बीच आदिम जीवों द्वारा उत्पन्न प्रकाश का समूह धीरे धीरे गायब होने लगा। जल्द ही उन्होंने हिंसक हमला बंद कर दिया। अश्क ने अविश्वसनीय रूप से अपना मुंह खोला। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जोखिम भरी हरकत ने आदिम जीवों से संवाद स्थापित कर लिया। मैग और अन्य लोग किसी तरह बच निकले, लेकिन बेस कैंप के अंदर एक नया संकट आ गया। संचारकर्मी ब्रेम ने सभी बाहरी संचार बंद कर दिए। इससे कठोरता भी बेपरवाह हो गई। लंबे समय तक निगरानी के बाद उन्होंने आखिरकार गोताखोर कार्ल का ठिकाना ढूंढ लिया। अगले ही पल ब्रेम उसके पीछे आ गया। उसके लॉग हार्ड ड्राइव को छीनने की कोशिश करने लगा, लेकिन कार्ल की सांस रोकने की कला बेहतरीन थी। उसने तुरंत खुद को छुड़ा लिया। कुछ ही पलों में उसने ब्रेम को कमरे में बंद कर दिया। कार्ल जानता था कि कोर्क उसे मारने की कोशिश करेगा, इसलिए उसने पुराने और नए दुश्मनों का हिसाब करने के लिए खुद ही उसे ढूंढ निकाला। कार्ल ने बिना हिचकिचाए अपने जूते से चाकू निकाला और कोर्क की गर्दन में घोंप दिया। पिछले सीजन का मुख्य खलनायक अचानक ही मर गया, जिससे सभी दर्शक हैरान रह गए। लेकिन हत्या की सजा मिलनी चाहिए और कार्ल को बिना संदेह गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद पता चला कि कोर्क ने पूर्वज के हृदय नोड को खोजने के लिए अपने अनुयायियों को लगातार मौत के मुंह में भेजा था। इसी कारण डार ने अपने भाई को खो दिया था। हालांकि रोज ने मन ही मन उसकी खूबसूरती से की गई कार्रवाई की प्रशंसा की, लेकिन उसके पास उसके अपराध को माफ करने का हक नहीं था। अंत में उन्होंने बंदी संवाददाता को ढूंढ निकाला और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मॉर्गन से संपर्क किया। लेकिन दूसरी पार्टी का रवैया सरल और सीधा था, और वह था कि किर्क के शव को हेलीकॉप्टर से वापस भेजा जाए। कार्ल अपने अपराध की आगे जांच नहीं चाहता था। आखिरकार इस निर्जन आर्कटिक सर्कल में कंपनी को आपात स्थिति से निपटने का अधिकार था।
पुलिस को शामिल करने से अनावश्यक समस्याएं पैदा हो सकती थीं। इस तरह हत्यारा कार्ल अजीब तरह से आजाद हो गया। शायद अपनी खतरनाक स्थिति को समझते हुए उसने तुरंत रोज को ढूंढा और कहा कि वह लॉकहार्ट ड्राइव सौंप सकता है, बशर्ते वह कंपनी के उच्च अधिकारियों के हाथ में न जाए। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, ब्रेम बंदूक लेकर अंदर आ गया। रोज हैरान था, तुम्हारा उच्चाधिकारी कोर्क मर चुका है, अब हार्ड ड्राइव क्यों छीन रहे हो? ब्रेम ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने पिछली कॉल को याद किया। उसे संपर्क करने वाला कंपनी के निदेशक का बेटा यॉर्क था, जो मृत कोर्क का असली वित्तीय समर्थक था। उसने ब्रेम को किसी भी तरह से पूर्वज के हृदय नोट को हासिल करने का आदेश दिया। यदि वह सफल होता है तो न केवल उसे बड़ा इनाम मिलेगा, बल्कि कंपनी में उसका पद भी तेजी से बढ़ेगा। उस समय ब्रेम को कुछ संदेह हुआ। कंपनी में तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है, तुम वादा कैसे पूरा करोगे? यॉर्क ने हंसते हुए कहा, कंपनी की घोषणा पर ध्यान देना। फोन काटने के कुछ ही देर बाद वह कंपनी के बनाए शरण शिविर में पहुंच गया। औपचारिक रूप से शरणार्थियों का निरीक्षण करने के लिए मॉर्गन को कंपनी के निर्देश देने के लिए कि उसे तुरंत मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से हटा दिया जाए। इसके बजाय उसे खुद नियुक्त किया जाए। कारण यह था कि आर्कटिक सर्कल योजना बहुत महत्वपूर्ण थी और मॉर्गन वहां असफल हो रहा था। न केवल कई गोताखोर मारे गए, बल्कि उच्च अधिकारी कोर्क भी मर गया। शेयरधारक स्पष्ट रूप से उसे बलि का बकरा बनाना चाहते थे। मॉर्गन को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग इतने निर्दयी होंगे। कंपनी का आज का आकार उसकी मेहनत का नतीजा है। यॉर्क को इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। जाते जाते उसने धमकी देना नहीं छोड़ा। अगर मॉर्गन ने कंपनी के अपराधों को उजागर करने की हिम्मत की तो उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी और उद्योग में उसके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यॉर्क के जाते हुए पीछे की ओर देखते हुए मॉर्गन को केवल निराशा और हताशा महसूस हुई। थोड़ी दूरी पर खड़े केट का दिल भी ठंडा पड़ गया था। पास होने के बावजूद उसने पूरे कैंप में अपनी पत्नी को नहीं पाया। एकमात्र जगह जो उसने नहीं देखी थी वह शवगृह का तंबू था। केट का दिल बहुत उलझन में था। वह डरता था कि कहीं उसे अपनी पत्नी वहीं न मिल जाए, लेकिन उसे एक बार अंदर जाकर देखना ही था। तंबू के अंदर व्यवस्थित शवों के बैग को देखते हुए केट ने हिम्मत जुटाई और एक एक करके जिप खोली। बाहर खड़ा बर्टन काफी देर तक रुका रहा। जब तक कि आसमान धीरे धीरे उजाला नहीं हो गया, तब तक उसने केट को उदास चेहरे के साथ बाहर आते देखा। उसे अंदर अपनी पत्नी का शव नहीं मिला। बर्टन ने सांत्वना दी कि यह एक बड़ी राहत की बात है, लेकिन केट ऐसा नहीं सोचता था। उसे चिंता थी कि कहीं अंत में उसे अपनी पत्नी का शव भी न मिले। केट आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सका। जब वह चिकित्सा शिविर में गया तो उसने देखा कि एक नर्स बिस्तर के किनारे कांप रही थी। शायद यह नई नर्स इतनी बड़ी संख्या में घायलों को देखकर डर गई थी। चिकित्सा क्षेत्र से होने के कारण केट ने जल्दी से उसकी भावनाओं को शांत किया। हालांकि उसका अपना दिल शांत नहीं हो सका। उसने वहां रुकने और चिकित्सा टीम में शामिल होकर घायलों की मदद करने का फैसला किया। बर्टन के दिल में भी गुस्सा भरा था। अगर वह घायलों की मदद नहीं कर सकता तो वह इस त्रासदी के अपराधियों को उजागर करेगा। जैसे ही वह शिविर से बाहर निकला, बर्टन की मुलाकात एक पुराने परिचित से हुई। हाँ, वह एक ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म पर मारे गए कर्मचारी की पत्नी थी। उसके चेहरे पर गहरा दुख था और उसकी आंखों में पहले की चमक नहीं थी। जाने से पहले मृतक के परिवार ने धीरे से कहा कि वह कोई मुआवजा नहीं चाहती, बस चाहती है कि अपराधी को सजा मिले। इस बात ने बर्टन को गहराई से प्रभावित किया और तेल कंपनी को उजागर करने के उसके संकल्प को और मजबूत किया। आर्कटिक सर्कल में मैग और अन्य लोग अभी अभी बेस पर लौटे थे जब उन्होंने सुना कि रॉस और कार्ल को ब्रेम ने अगवा कर लिया है। वह एक घूंट गर्म पानी भी नहीं पी सका और तुरंत बचाव के लिए लोगों को संगठित किया। लेकिन कार्ल भी चालाक था। उसने झूठ बोला कि हार्ड ड्राइव ऊपर की प्रयोगशाला में छिपी हुई है। जब तीनों सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचे तो रॉस ने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और ब्रेम को जमीन पर गिरा दिया। दोनों ने मौके का फायदा उठाकर उसके चंगुल से भाग निकले। कुछ ही देर में वे बचाव के लिए आए मैग और अन्य लोगों से मिल गए। कार्ल ने राहत की सांस ली और सभी को निचले स्तर के मरम्मत कक्ष में ले गया, जहां से उसने छिपी हुई हार्ड ड्राइव निकाली। वह चाहता था कि रॉस उसमें मौजूद जानकारी का सही उपयोग करे ताकि मानवता को फिर से कोई आपदा न झेलनी पड़े। मैग के दिल में अभी भी एक बड़ा पत्थर लटका हुआ था। ब्रेम वह आदमी कहां भाग गया? जब वे डाइविंग हॉल से गुजर रहे थे, हैरी घबराए हुए बाहर निकले और उनके पीछे लगभग पागल ब्रेम था। रोज के दिल में डर समा गया और उन्होंने तुरंत लॉकहार्ट ड्राइव निकाल ली। उम्मीद थी कि सामने वाला जल्दी से लोगों को छोड़ दे। मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी आसानी से सफल हो जाऊंगा। मैं हार्ड ड्राइव लेने ही वाला था कि अचानक ओल्ड मो भड़क गया और धक्का मुक्की के दौरान चली गोली रोज को लग गई। अब कोई भी ब्रेम की परवाह नहीं कर रहा था, जिससे वह हार्ड ड्राइव उठाकर भाग गया। बेचारे रोज अब अंतिम सांसें ले रहे थे। ओल्ड मो उन्हें सांत्वना भी नहीं दे पाया और उन्होंने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। क्या वाकई में नायिका रोज का अंत यही हो गया? बेचारे रोज बहुत कमजोर हो चुके थे और इससे पहले कि ओल्ड मो उन्हें सांत्वना दे पाते, उन्होंने हमेशा के लिए आंखें बंद कर लीं। क्या नायिका रोज इस तरह से कहानी से बाहर हो जाएंगी? क्या च्यू कंपनी आदिम जीवों का नाश कर सकेगी? उत्तर जानने के इच्छुक मित्र ध्यान बनाए रखें। हम अगले एपिसोड के अंतिम भाग में मिलेंगे। एक महिला गलती से गोली लगने से घायल हो गई और उसके साथी ने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा, लेकिन अगली ही पल एक चमत्कार हुआ। महिला के घाव से नीली रोशनी चमकने लगी और उसकी आंखों की पुतलियां तेजी से कांपने लगीं, जैसे वह किसी अजीब सपने का अनुभव कर रही हो। और फिर रोज जीवित हो उठी। पास खड़े सहकर्मी आश्चर्य से मुंह दंग हो गए। सबसे पहले ओल्ड मो ने प्रतिक्रिया दी कि यह प्राचीन सूक्ष्म जीवों की विशेष उपचार क्षमता है। कुछ ही समय में रोज की चोट ठीक हो गई और वह ऊर्जा से भरपूर हो गई। उसने स्वेच्छा से स्वीकार किया और जब वह अंतिम अवस्था में था तो मूल जीव ने उसे एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। पिछले 4 बार के जीवों के बड़े विनाश का कारण मूल जीव नहीं थे। सच्चाई बिल्कुल विपरीत है। उन्हीं की मदद से विभिन्न जीवन रूप बड़े विनाश के बाद फिर से पनप सके और अपनी नई शुरुआत कर सके। मानवता पृथ्वी को अगले बड़े विनाश की ओर धकेल रही है और इसकी आत्मरक्षा प्रणाली को भी नष्ट कर रही है, जो निराशाजनक है। किसी भी हालत में तेल कंपनियों के हत्यारे कृत्यों को रोकना होगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस समय संवाददाता ब्रेम ने पहले ही पूर्वज के दिल की स्थिति पूरी तरह से नए गवर्नर यॉर्क को भेज दी थी। लेकिन दूसरी तरफ से वादा किया गया भुगतान नहीं किया गया, बल्कि ब्रेम से एक और काम करने को कहा गया। इस बीच अस्क लैब में वापस आकर उस अद्भुत आवाज का अध्ययन जारी रखता है। उसने एक छोटा प्रदूषित बर्फ का टुकड़ा कल्चर टैंक में डाला और पाया कि मूल सूक्ष्म जीव तुरंत रक्षात्मक हो गए। रिसीवर ने भी एक कमजोर आवाज पकड़ी जो उस रिकॉर्डिंग के बैंड से बहुत मिलती जुलती थी। अस्क को तुरंत एहसास हुआ कि पहले पकड़ी गई रिकॉर्डिंग मूल सूक्ष्म जीवों द्वारा भेजा गया एक SOS सिग्नल था।
कोई आश्चर्य नहीं कि जब वे बर्फीले मैदान में संकट में थे तो यह रिकॉर्डिंग उनकी मदद कर सकती थी। और जीवित बचे लोगों के शिविर में बर्टन और केट ने चुपके से एक पत्रकार को ढूंढा। वे तेल कंपनी के अपराधों को उजागर करना चाहते थे, लेकिन बाद में निराशा में सिर हिला दिया। आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं है, केवल बातों से दर्शकों को विश्वास दिलाना मुश्किल है। कुछ दिन पहले केट ने कैमरे के सामने तेल कंपनी के बचाव कार्यों की प्रशंसा की थी। जब वे सभी निराश थे तो एक डॉक्टर आया और केट को बताया कि शिविर में एक मरीज आया है जिसकी विशेषताएं केट की पत्नी से मेल खाती हैं। वह जल्दी से वहां गया और हालांकि दूसरे व्यक्ति की चोटें गंभीर थीं, फिर भी उसने तुरंत पहचान लिया कि यह उसकी खोई हुई पत्नी थी। बर्टन ने यह दृश्य देखा और उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। अब वह बिना किसी चिंता के तेजी से मॉर्गन के कार्यालय में गया। बर्टन मूल रूप से उससे हिसाब चुकता करना चाहता था, लेकिन मॉर्गन अब कंपनी का अध्यक्ष नहीं था। महिला के दिल में भी गुस्सा था। उसने बर्टन को याद दिलाया कि इससे कंपनी नहीं गिराई जा सकती। अगर पहले होता तो वह अब तक पुलिस स्टेशन में होता। बर्टन हंसते हुए बोला, क्या तुम बाहर के इतने घायलों और उनके परिवारों को गिरफ्तार कर सकती हो? इस बात ने मॉर्गन को चौंका दिया। आधी रात के करीब वह अनजाने में मेडिकल कैंप में चला गया। इस बार मॉर्गन ने गवर्नर की पहचान छोड़ दी और एक आम नागरिक के रूप में इन घायलों को देखा। उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। 2 घंटे बाद मॉर्गन ने अपने संपर्कों का उपयोग करके कई आवश्यक दवाओं को इकट्ठा किया। उसने यह सब अपने पिछले अपराधों को सुधारने के लिए किया। केट अभी भी हैरान थी जब बर्टन अचानक प्रकट हुआ। ऐसा लग रहा था कि दोनों एकजुट हो गए थे और आर्कटिक एक्सप्लोरेशन स्टेशन पर वापस जाकर अपने मिशन को पूरा करने की योजना बना रहे थे। विदाई से पहले मॉर्गन ने केट को एक यूएसबी ड्राइव दी और कहा कि इसे देखने के बाद वह जान जाएगी कि क्या करना है। केट को यह उपहार मिलने की उम्मीद नहीं थी। उसने तुरंत यूएसबी ड्राइव को पत्रकार को दे दिया। यह सबूत नहीं था, लेकिन यह एक अधिक विश्वसनीय गवाही थी। परिणाम स्वरूप जल्द ही देश भर के टीवी चैनलों ने एक आपातकालीन समाचार प्रसारित किया। मॉर्गन ने पूर्व गवर्नर के रूप में बयान दिया कि इस बार की सुनामी तेल कंपनी द्वारा मूल जीवों पर हमले के प्रयास के कारण हुई। इसके बाद उन्होंने अवैध तरीकों से सच्चाई छिपाने की कोशिश की। दूर आर्कटिक सर्कल में रॉस और अन्य लोगों ने कंपनी के इंट्रानेट पर यह समाचार देखा और मॉर्गन की कार्यों की प्रशंसा की। उसी समय एक हेलीकॉप्टर अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। बर्टन और मॉर्गन एक साथ वापस आ गए थे। बाद वाले ने पहले रोस और मैक को ढूंढा और पिछले धोखे के लिए ईमानदारी से माफी मांगी। सच कहूं तो उसने नहीं सोचा था कि मूल जीव इतने शक्तिशाली होंगे। उस समय कंपनी के दृष्टिकोण से एक छोटे से सूक्ष्म जीव समूह को कंपनी की परिवर्तन रणनीति के साथ तुलना नहीं की जा सकती थी। रोज का रवैया अभी भी थोड़ा ठंडा था। क्या तुम अब माफी मांगने आए हो या कुछ और कहना चाहते हो? गॉर्डन अचानक उत्तेजित हो गया। हमारी लड़ाई? बॉर्टन, यह आदमी पहले अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर 10 साल से अधिक यांत्रिक मरम्मत करता था। उसकी कमान में एक पूरी तरह से काम करने वाली अन्वेषण गाड़ी सबके सामने आई। खेद की बात यह थी कि इसमें नाभि केबल की कमी थी। इसकी शक्ति केवल बैकअप बैटरी पर निर्भर थी, जो अधिकतम 2 घंटे पानी के नीचे चल सकती थी। रोस ने दूरी का हिसाब लगाया और पाया कि मूल हृदय तक पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। इस बार का साहसिक कार्य संभवतः एक तरफा यात्रा हो, लेकिन वह बिना हिचकिचाहट के अन्वेषण गाड़ी में घुस गया। आश्चर्य की बात थी कि उसका बॉयफ्रेंड ओल्डमो भी साथ जाने को तैयार था। उसने पहले ही रोज को खो दिया था और वह नहीं चाहता था कि वह फिर से अकेलेपन में गायब हो जाए। रोस ने अपनी भावनाएं दिल में छुपा ली और बिना आवाज के अन्वेषण गाड़ी चालू कर दी। कमांड रूम में मेयंग भी खाली नहीं था। मॉर्गन ने बताया कि ब्रेम शायद डाइविंग उपकरण में जहर डाल रहा है। उसने इस घृणित चूहे को पकड़ने का फैसला किया। प्लेटफॉर्म पर एक चक्कर लगाने के बाद उसने वास्तव में गोदाम में ब्रेम को देखा। दुर्भाग्य से वह देर से पहुंचा और सामने वाले ने जहर भरी पनडुब्बी लॉन्च कर दी थी। मेयंग गुस्से से दांत पीस रहा था और गाली गलौज करने लगा। ब्रेम अचानक झुका, लेकिन बंदूक उठाने से पहले ही उसे गोली मार दी गई। मेयंग ने कंप्यूटर पर लगभग पूरी हो चुकी प्रगति पट्टी को देखा और लंबी सांस ली। समुद्र के नीचे आगे बढ़ते हुए रोस और उसके साथी ने देखा कि झर ले जा रहा डाइविंग उपकरण उनके ऊपर से गुजर गया। दुर्भाग्य से इसकी गति तेज थी और वे इसे पकड़ नहीं सके, लेकिन इसने उन्हें रास्ता दिखा दिया। जब रोस मुश्किल से गंतव्य पर पहुंचा तो उसने पाया कि सामने का क्षेत्र पहले से ही मृत और शांत था। गाढ़े हरे रंग का जहरीला धुंध फैल रहा था। क्या मूल सूक्ष्म जीव वास्तव में नष्ट हो गए थे? रोस ने आधी बिजली की खपत की परवाह नहीं की। उसने सीधे उत्तरदाता को बंद कर दिया और डाइविंग सूट पहनकर बाहर चला गया। कमांड रूम में मेयंग चिंतित था और लंबे सोचने के बाद उसने एक आदेश जारी किया। सभी बिजली को इकट्ठा करें और प्लेटफॉर्म बेस को अन्वेषण गाड़ी के ठीक ऊपर ले जाएं। उसने पिछली बचाव योजना की नकल कर रिकवरी कैप्सूल से अन्वेषण गाड़ी को ऊपर खींचने की योजना बनाई। इस समय रोज पहले से ही एक खंडहर के सामने था और उसने बेलनुमा पदार्थ को उठाया। दुर्भाग्य से यह जल्दी ही धूल में बदल गया और यह शायद मूल सूक्ष्म जीवों का अवशेष था। रोज का चेहरा दुख से भर गया। क्या वह फिर से देर से आया था? उसने पूरे खंडहर को कठिनाई से खोजा और अंततः एक दरार में कुछ चमकती रोशनी देखी। रोस इतना उत्साहित हो गया कि वह रो पड़ा। क्योंकि पूर्वज उसे ठीक कर सकते थे तो वे खुद को भी बचा सकते थे। चमकती हुई बायोलुमिनेसेंस एक बहती हुई धारा की तरह तेजी से सूखी बेलों की ओर फैल गई। कुछ ही समय में समुद्र के तल पर एक विशाल वृक्ष का आकार उभर आया। रोस ने अविश्वास में अपनी आंखें बड़ी कर लीं, यह सोचकर कि जहर के हमले के बाद मूल जीव इतने कम समय में पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उसने हेलमेट कैमरा चालू किया और दुनिया के साथ इस अद्भुत दृश्य को साझा करने की तैयारी की। अगले ही पल एक और चमत्कार हुआ और भी अधिक विशाल वृक्षों के आकार उभरने लगे। वास्तव में रोस ने जो देखा था वह केवल मूल नोड का एक छोटा हिस्सा था। समुद्र के नीचे के लोग और कमांड प्लेटफॉर्म पर मौजूद साथी भी विशाल प्रकाश के पुनः प्रकट होने की रूपरेखा देख सकते थे और ये चौंकाने वाले दृश्य दुनिया भर के टीवी स्क्रीन पर भी प्रसारित हो गए। तेल कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष को जल्द ही खबर मिली और आर्कटिक विकास परमिट जबरन रद्द कर दिया गया और कंपनी के उच्च अधिकारियों की जांच होगी। दुर्भाग्य से इसे संभव बनाने वाले रोस और ओल्डमो अब केवल गहरे समुद्र में मरने का इंतजार कर सकते थे। अन्वेषण गाड़ी की बिजली वापसी के लिए पर्याप्त नहीं थी। वे सभी अन्य आउटपुट बंद कर सकते थे और केवल सबसे बुनियादी जीवन समर्थन प्रणाली चालू रख सकते थे। हालांकि जैसे ही बिजली खत्म होने वाली थी, एक तेज रोशनी केबिन में आई। पता चला कि बेस द्वारा लॉन्च किया गया रिकवरी कैप्सूल
पहुंच गया। दोनों चमत्कारिक रूप से बच गए। हालांकि किसी को नहीं पता था कि उनका प्लेटफॉर्म जिस क्षेत्र में था वह अब एक सैन्य शक्ति का लक्ष्य बन गया था। ये था ड्रिलिंग के दूसरे सीजन की सामग्री। वास्तव में एक कंपनी को हराने के बाद एक और बड़ी शक्ति उभर आई। इस गति से तीसरे सीजन की योजना भी हो सकती है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। पसंद करने वाले दोस्तों से अनुरोध है कि ध्यान दें, हम अगले एपिसोड में मिलेंगे।